इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया है। इस फैसले में अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, अपोजिशन लीडर रुकने कौमी असम्बली उमर अयूब और दीगर शामिल हैं, जिन्हें 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाए जाने के बाद डी नोटिफाई किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जारी एलामिये के मुताबिक नाअहल करार दिए गए अफराद में कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 3 अरकान और 1 सेनेटर शामिल हैं। नाअहल होने वालों में राय हैदर अली, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज और जरताज गुल भी शामिल हैं, जबकि पंजाब असम्बली से अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल को भी नाअहली का सामना करना पड़ा है। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 31 जुलाई को 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ 3 मुकदमात का फैसला सुनाया। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत दर्जनों अफराद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम अरकान की नशस्तों को खाली करार देते हुए आइंदा के लाहे अमल के लिए अमल दरामद शुरू कर दिया है। पीटीआई अपने रहनुमाओं की सजाओं पर पहले ही सख्त रद्द-ए-अमल दे चुकी है। दूसरे रहनुमाओं के अलावा पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी ये कह चुके हैं कि इस फैसले से तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है, जिसके बाद पार्टी क़यादत असेंबलियों से इस्तीफों या फिर पार्लिमानी अमल के बॉयकॉट पर गौर कर रही है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इससे पहले भी हमारे साथ नाइंसाफी हो चुकी है, जब हमसे 77 नशस्तें छीन ली गईं। ये रवैया हमारे निज़ाम अदल और सियासी फैसलों पर संजीदा सवालात खड़े करता है। पीटीआई रहनुमाओं की सजाओं और नाअहलियों से बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि अगर बैरिस्टर गौहर जैसे सियासतदान जो मोहतात अंदाज के साथ धीमी सियासत करते हैं, उनकी तरफ से बात कि पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन पर गौर कर रही है, मुस्तकबिल में किस सियासत का पैगाम दे रही है, इसी पर पैनल की राय जानेंगे इस सवाल के जरिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, क्या मारूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस ऑप्शन पर गौर करने के लिए मजबूर कर रहा है? शहजाद साहब। नहीं, मेरा ख्याल है मारूज ने क्या करना है, देव रन आउट ऑफ आइडियाज। इसमें बहुत तारीख में चले जाएं तो कुछ गलतियां इन्होंने की पीटीआई ने, जिसकी वजह से आज यहाँ पहुंचे। बाहर सूरत देखिए, अब पहले जब ये काम किया, जब ये इस्तीफे दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ा था? कुछ गेन किया इन्होंने? कुछ भी गेन नहीं किया। 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें फिर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके जो भी नताइज थे। पहली बात तो ये है कि सिमिलरली सो नथिंग गेन्ड, ये स्ट्रेटेजी पहले हो चुकी। दूसरी बात, ये जो लोग जिन्होंने इस्तीफे देने हैं, ये कौन है? ये सब वो लोग हैं जो एमएनए और एमपीए बनने आए थे पीटीआई में। ये पीटीआई का कोई फलसफाए हयात या फलसफाए सियासत आगे लेके चलने की कोई इतनी इनकी कदर नहीं थी। हम सब बात करते हैं कि पंजाब के अंदर या ख़ास तौर पे केपी के अंदर चंद लोग ऐसे ज़रूर मौजूद होंगे जो कि इस आइडियोलॉजी के साथ या इमरान खान की सोच के साथ इस तरीके से उन मुल्हिक हैं कि वो चाहते हैं कि इस सोच को आगे ले जाया जाए, और शायद वो एक कमिटेड वर्कर्स भी आएंगे, उनमें शामिल होंगे। पंजाब के अंदर तो इलेक्टेबल्स का ज़्यादा रुझान होता है, और वो ये देखते हैं कि कौन सा रास्ता आसान है वहाँ जाने के लिए। पॉपुलैरिटी उस वक्त इमरान खान के पास थी, इमरान खान का उन्होंने रास्ता चुना, इस वक्त बैठे हैं, तो अगर छोड़ भी देंगे तो क्या होगा? तीसरी बात, गौहर साहब का ये कहना कि हम पार्लिमानी सियासत छोड़ देंगे। आपके पार्लिमानी सियासत जब कर रहे हैं आप, तो क्या फ़ायदा मुल्क को पहुँचा अब तक? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं इस सारी प्रोसेस के अंदर। अगर मैं पीटीआई में हूं तो मेरा ख्याल है कि 2029 का इंतजार करूंगा। 2029 में अब से लेकर 2029 तक 4 साल मौजूद हैं। इन 4 सालों के अंदर पार्टी के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है, जो जिस किस्म की, जैसे कहते हैं कि रेजा रेजा होने के चांसेस उभरते जा रहे हैं, उसको कैसे संभाला जाए, पार्टी की तंजीम कैसे बेहतर की जाए, और उस इलेक्शन की तैयारी कैसे की जाए। हालात बदलते हुए वक्त नहीं लगता, लेकिन क्या जरूरी है कि हम ऐसी ही चीजों का इंतजार करें कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आएगा और वो आएगा एक आंधी तूफान जो कि हमारे फिर से भाग जाग जाएंगे? अपने भाग जगाने के लिए खुद भी पहले कुछ करना पड़ता है, फिर जाके कुदरत किसी और के भाग जगाती है। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, क्या आपके ख्याल में जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, वाकई पीटीआई के सियासी और पार्लिमानी रास्ते महदूद हो रहे हैं? तो ये ऑप्शन लेंगे क्या वो? अच्छा, मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन मुश्किल है कि वो लेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन का फायदा माजी में तो उनको बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपको याद है कि जो 2 सूबाई हुकूमतें छोड़ दी थी अच्छी खासी, वो उसका कितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भुगता। और मैं समझता हूँ आज जिस मकाम पे वो खड़े हैं उसमें ये एक गलत फैसला
भी शामिल था। और यकीन जानिए ये सिर्फ बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा जो है वो खुद ये प्राइवेटली कहते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। अब जाहिर बात है कि इसमें एक डेस्परेशन भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बहुत सारे जो सियासी हिकमत अमली के मुख्तलिफ पन्ने या टूल्स थे वो नाकाम हो गए एक एक करके। और आज देखिए अभी हम ये बात कर रहे हैं तो आज जो उन्होंने एहतजाज की कॉल वगैरह भी दी थी उसका भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। बहुत सी जगहों पे तो लोग ही नहीं निकले, और जो निकले भी हैं उनकी तादाद इतनी मुतासिर कुन नहीं है कि वो इनकलाब बर्पा कर दे जैसे कि तवक्को या वो उसका ढंढोरा पीटा जा रहा था। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस जो है वो कम है, और जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन उनके लिए है जिसका जिक्र हम बारहा करते हैं वो है सियासी तरीका अपनाना, दीगर सियासी कोतों से गुफ्तगू करना, डायलॉग का जो है उसके ऊपर रजामंदी जाहिर करके अपनी स्पेस बढ़ाना। क्योंकि इस तरह की जो ये इस्तीफे दे देना या असेंबलियां छोड़ देना या 9 मई कर देना, ये एक्सट्रीम इंतहा पसंद स्टेप्स है और इनका फायदा नहीं हुआ। क्या वजह है कि आज तमाम तर बैनुल अक़वामी लॉबिंग के बावजूद कोई दुनिया की ऐसी हुकूमत या लीडर नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई का मुतालबा करते हैं। दुरुस्त। हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में पार्लिमानी अमल का बाइकआउट या इस्तीफों का ऑप्शन जब भी इसने लिया उसे नुकसान हुआ। अगर एक बार फिर इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं तो क्या मजबूर होकर कर रहे हैं? क्या फिर नुकसान उठाएंगे या फायदा होगा? यार पता नहीं, आप बड़ा सीरियस हो जाते हो कुछ मामलात में। देखो कहने को क्या है कि एक बड़ा मशहूर शेर है, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। वो बस्तियां और तरह की होती हैं, ये मतलब शूदर एटीट्यूड। खैर एकेडमिक सी बात मैं अर्ज करता हूँ, भी हमारे यहाँ वो कुछ लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होते हैं, आइन, जमहूरियत, मारूजियत, फलाना टमकाना। अच्छा एक बात याद रखना, जेन्युइन कमिटमेंट हो, पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है, जेन्युइन कमिटमेंट हो तो वो मारूज की मोहताज नहीं होती, उसको तब्दील कर देती है। गौर से सुनो, दूर क्या जाना है, पूरी दुनिया की तारीख में कह रहा हूं, सिर्फ हिजरत से लेके फतह मक्का तक देख लो क्या था। मारूज क्या होता है? अगर जान हो मारूज शारूज के परख से उड़ा देते हैं। अच्छा कहां गई फ्रेंच रॉयल्टी? नामो निशान नहीं। किधर गए ज़ार्स ऑफ रशिया? ये मैं ताज़ा मिसालें दे रहा हूँ। अच्छा बाकी इस तरह के मामलात में यलगार और पसपाई, ये शहजाद साहब आपको मुझसे करोड़ गुना बेहतर, मैंने तो लफ्ज़ ही सुने हैं। अच्छा जनरल वो होता है जो पसपाई पे भी कमांड रखता हो, यलगार पे भी। रिट्रीट कैसे करना होता है, क्या वो कमांड है आज? ये और बात है। जिस जेन्युइन कमिटमेंट की बात करें, क्या वहाँ अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों बातों की? बड़े हम रहनुमा वगैरह, मुझे इनकी शक्लें भी नहीं याद, इनके चेहरों पे लिखा है आई एम सॉरी। मतलब इसके लिए एक और तरह का मटेरियल चाहिए, और तरह का। हम लोग अपने अपने कामों में अच्छे होंगे, माइनस शहजाद चौधरी साहब, चूंकि इनका बैकग्राउंड है। हमें कोई इस तरह का काम दे दे, मुझे दे दे, मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे? अपना अपना इलाका, बैरिस्टर्स बेचारे, ये नहीं है, ये और तरह का मटेरियल होता है। ठीक हो गया, ये नहीं बेचारों के बस का, ना वो डेप्थ है ना वो करेज है। सही, दे नॉट स्ट्रीट बॉयज, ये वो सारा वेट खैर छोड़ो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ टाइम कम है वैसे भी इस वक्त मेरे पास। ज़ैगम साहब, क्या पार्लियामेंट से इस्तीफों पर गौर का इंदिया देना पीटीआई की नई सियासी महाजराई का ऐलान है? क्या वो मटेरियल जेन्युइन कमिटमेंट के साथ मौजूद है? कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, ये है क्या आखिर? आयशा पहले जरा दूसरी साइड को तो देखें ना, हम सिर्फ पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। आप जरा थोड़ी देर हुकूमत बन के तो सोचें ना कि आप इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है तो आप क्या करेंगी। मेरा ख्याल है आप किसी समझदार मैट्रिक पास बंदे से मशवरा करेंगी, जिस बंदे का अपना मफाद ना हो, जो ओहदे की तलाश में ना हो, मफाद की तलाश में ना हो, और वो बंदा आपको क्या कहेगा
मुझे यकीन है ऐसा समझदार बंदा कहेगा हुकूमत को कि जनाब आली इस असेंबली की साख की लेजिटिमेसी को बढ़ाने की कोशिश करो। आपका सबसे बड़ा क्राइसिस लेजिटिमेसी का है। डोंट डबल डाउन ऑन इट। मजीद लेजिटिमेसी मत लूज करो। और वो कैसे होगी? लेजिटिमेसी तब बढ़ेगी कि आप वहां पे जो दूसरी साइड ऑफ ऑयल है, जो अपोजिशन है, उसको मजबूत करो, उसको स्पेस दो, उसको बोलने दो, उसको शोर करने दो, हंगामा करने दो, बहुत सारी स्पेस दो। 2/3 तो आपने ले ली, मजीद मार के क्या करोगे तुम? वो कहते हैं मरे को मारे शाह मदार। आप शाह मदार बन के क्या ले लोगे सिवाय इसके कि असेंबली की बची कुची लेजिटिमेसी भी उसको गारत कर दो। सही। आपको क्या मिलेगा शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज को बाहर करके? क्या ये लोग दहशतगर्द हैं? फिर उसको छोड़ें, वो शेख वकास वो कहते हैं जी उसकी हाजिरियां पूरी नहीं है। पाकिस्तान में किस पार्लियामेंटेरियन की हाजिरी पूरी होती है कि आप इस पर भी आप बंदों को निकालेंगे? तो पहले तो हुकूमत ये सोचे। हुकूमत ओवरप्ले कर रही है। जो आपकी दूसरी है ओवरप्ले जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी इनके वो मामलात से पहले, उसको आप कम कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या इससे लेजिटिमेसी असेंबली की बढ़ रही है या कम हो रही है? और असेंबली की लेजिटिमेसी कम होगी तो क्या हुकूमत की लेजिटिमेसी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक। अब अगली बात है कि देखिए पीटीआई को निकलेगी तो फिर सिर्फ असेंबली से तो नहीं निकलेगी ना, कौमी असेंबली से, फिर सेनेट से और पख्तूनख्वा असेंबली से भी निकलना होगा। इसका मतलब है उसको मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेकाम का, मुकम्मल तौर पर एहतजाज का, सियासी दबाव का रास्ता लेना। ठीक हो गया ज़ैगम साहब।